यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। तो क्लास में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है अनुक्रमण। ठीक है। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकार के ऊपर, अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है। आवासीय क्षेत्रों के आधार पर अनुक्रमण को 3 भागों में बांट सकते हैं। आवास क्षेत्र तथा जल की उपलब्धता के आधार पर अनुक्रमण को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट है जल अनुक्रमण। ठीक है। देखिए, जल आवास क्षेत्र तथा जल की उपलब्धता के आधार पर जो जीव जंतु, जो वनस्पतियां जिस तरह के आवास क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के इकोलॉजिकल जिस तरह के इकोलॉजिकल रीजन में वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके आधार पर तथा उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता कितनी मात्रा में उपलब्ध है जल, उसके आधार पर अनुक्रमण को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट है जल अनुक्रमण, दूसरा मरु अनुक्रमण, ठीक है। जल अनुक्रमण को हाइड्रोसियर्स, एक्सोसेल्स, मीसोसेल्स, ठीक है, इस तरह से 3 भागों में हम वर्गीकृत करते हैं अनुक्रमण को, सक्सेशन को। फर्स्ट जो टाइप है जल अनुक्रमण। ठीक है। जल अनुक्रमण को देखा जाता है जलीय आवासों में। ठीक है। जिस क्षेत्र में जल पाया जाता है, जल के सोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि तालाब, नदियां, समुद्र, ठीक है, ओशियन, ऐसे क्षेत्र, ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र या ऐसे पर्यावरणीय क्षेत्रों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है जिनमें जल की उपलब्ध मात्रा, जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जल के सोर्स पाए जाते हैं बड़े बड़े, और जलीय आवास के अंदर जब अनुक्रमण की क्रिया को देखा जाता है। ठीक है। अनुक्रमण आपको पता ही है क्या होता है। सक्सेशन, किसी जाति को, पुरानी जाति को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है नई जाति के द्वारा। ठीक है। किसी एक निश्चित पारतंत्र के अंदर पाए जाने वाले पुराने जातियों को जब नई जाति के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और नई जाति का उद्विकास देखा जाता है, इसे हम अनुक्रमण कह रहे हैं। और अनुक्रमण को हमने 3 भागों में बांट दिया है। आवासीय क्षेत्रों के आधार पर, उनके आवासीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता के आधार पर। फर्स्ट है जलीय अनुक्रमण, हाइड्रोसियर्स। इसके अंदर जो अनुक्रमण की प्रक्रिया को देखा जाएगा, उसके लिए जलीय आवास की आवश्यकता होगी। ठीक है। जब अनुक्रमण को
देखा जाता है जलीय आवास के अंदर। एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर जब सक्सेशन को स्टडी किया जाता है तो उसे हम हाइड्रोसिस या जल अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का अनुक्रमण जलीय आवास से प्रारंभ होता है। यदि यह अनुक्रमण स्वच्छ जलीय आवास जैसे तालाब, झील, नदियों आदि से प्रारंभ होता है तो इसे हाइड्रोसियर्स कहते हैं। यदि यह अनुक्रमण समुद्री जलीय आवास से प्रारंभ होता है तो इसे हेलोसियर्स। ठीक है, जलीय अनुक्रमण जलीय आवास से प्रारंभ होता है यदि यह स्वच्छ जल में होता है तो इसे हाइड्रोसियर जबकि अगर यह लवणीय जल में होता है तो इसे हेलोसियर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, जलीय अनुक्रमण की बात होगी तो जल के अंदर ही देखा जाएगा। जो ये अनुक्रमण है जलीय आवास से स्टार्ट होगा। जलीय आवास दो तरह के होते हैं, स्वच्छ जल के सोर्स में होते हैं और लवणीय जल मैराइन वाटर, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो स्वच्छ जल के अंदर जब अनुक्रमण को स्टार्ट होता है तो उसे हाइड्रोसियर्स, और लवणीय जल के अंदर जैसे कि समुद्रों के अंदर, अगर समुद्र के अंदर अनुक्रमण स्टार्ट हो रहा है तो उसे हेलोसियर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जलीय अनुक्रमण में क्या होगा। जो ये अनुक्रमण है इसके अंदर जलीय आवास के अंदर कुछ जातियां पाई जाएंगी जीवों की, जो कि प्रतिस्थापित होंगी नई जातियों से, और उस जलीय आवास के अंदर कुछ नई जातियों का उद्विकास देखा जाएगा। ठीक है, प्राचीन जो जातियां हैं उनकी जगह नई जातियों का उद्विकास यहाँ पर देखा जाएगा जलीय अनुक्रमण के अंदर। तो देखिए, जलीय अनुक्रमण के अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है ये जलीय आवास से। जलीय आवास के अंदर जो सबसे सरलतम निम्न स्तर के जो जीव होते हैं, जो कि जिनसे जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है जलीय आवास के अंदर, वो होते हैं पादप पल्लवक। ठीक है, पादप पल्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप पल्लवक। देखिए, जलीय अनुक्रमण को पढ़ रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। जलीय अनुक्रमण जलीय आवास से स्टार्ट होगा, और जलीय आवास के अंदर जो सबसे सरलतम निम्न स्तर, सिंपलेस्ट, लोएस्ट जो ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं, सबसे पहले उद्भवित, सबसे पहले विकसित जलीय आवासों के अंदर सबसे पहले जो जीव जंतु उद्भवित हुए थे वो जिस जाति के थे वो थे पादप पल्लवक। फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन या पादप पल्लवक ये क्या होते हैं, जैसे कि डायटम्स, एग्जांपल है डायटम्स, जो सूक्ष्म पादप, ऐसे सूक्ष्म पादप जो कि जल के सरफेस पर तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, और कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर रसायन संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सूक्ष्म पादप होते हैं, माइक्रो प्लांट्स होते हैं ये एक टाइप के, जो कि
जल की सरफेस पर ये तैरते रहते हैं, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, जलीय आवास में सबसे पहले विकसित होते हैं। जल के अंदर जो घुलित पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग कर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स का उपयोग कर ये विकसित होते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर रसायन संश्लेषण की क्रिया इनके अंदर देखी जाती है। डायटम्स या फिर एल्गी फंजाई भी इनके अंदर आता है। पादप पल्लवक जो कि पानी की सतह पर फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इस तरह के पादप पल्लवक सबसे पहले विकसित होते हैं जलीय आवास के अंदर, ठीक है। अब जो ये पादप पल्लवक है विकसित होते होते नए जातियों का विकास करते हैं, नई जाति को डेवलप करते हैं, ठीक है। नई जाति का विकास देखा जाता है जिन्हें हम कहते हैं निमग्न अवस्था। निमग्न अवस्था, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जो निमग्न अवस्था होती है सबमर्ज्ड स्टेज, सबमर्ज्ड स्टेज, इस स्टेज के जो प्लांट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। पादप पल्लवक अपने अंदर परिवर्तन करते हैं क्योंकि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, तो जो जलीय आवास था उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा, जल की संरचना में परिवर्तन आएगा, पोषक तत्वों में परिवर्तन आएगा जो कि जल के अंदर घुले हुए हैं। इन परिवर्तनों के कारण जल की पीएच परिवर्तित होगी, ठीक है। इन परिवर्तनों के कारण पादप पल्लवकों से नई जाति का क्या होता है, निर्माण होता है, विकास होता है, जो कि क्या होती है, निमग्न अवस्था होती है, सबमर्ज्ड स्टेज होती है, पूर्ण रूप से डूबी हुई होती है जल के अंदर, ठीक है। और जल के अंदर ही स्टेबल होती है, जल के अंदर रुकी हुई होती है, निमग्न अवस्था कहलाती है। इस तरह के जो पादप होते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, और ये फिर क्या करेंगे, इनसे आगे एक नई तरह की जाति का विकास होगा, पल्लवी अवस्था। फ्लोटिंग स्टेज, पल्लवी अवस्था, फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है। फ्लोटिंग स्टेज सबसे पहले पादप पल्लवक बने जो कि सूक्ष्म पादप होते हैं। इनके बाद निमग्न अवस्था बनी, निमग्न अवस्था होती है जल के अंदर डूबी हुई होती है, जड़ों के द्वारा स्थापित होती है, तालाब के पैने में, जल स्रोत के पैने में। इनसे पल्लवी अवस्थाओं का विकास होता है। पल्लवी अवस्थाएं पादप पल्लवक से संरचना में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, और ये जल की सतह पर फ्लोटिंग करती है, तैरती रहती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन स्वयं बनाती है। पल्लवी अवस्था के बाद में जो अवस्थाएं हैं, कुछ साई अवस्थाओं का निर्माण होता है जो कि आधी डूबी हुई, आधी बाहर की निकली हुई होती है, या फिर दलदली भूमि में जो प्लांट्स विकसित होते हैं, ऐसे पादप जो कि दलदली भूमि में, कम जल वाले क्षेत्र में, जहाँ पर जल तो पाया जा रहा है लेकिन दलदली भूमि का विकास हो गया, ऐसे क्षेत्रों में जो जातियां पाई जाती हैं उनका विकास होता है पल्लवी अवस्थाओं के कारण। क्योंकि पल्लवी अवस्थाएं क्या है, जल की सतह पर तैरती हुई जल के किनारे पर आ जाती है, नदियों तालाबों के किनारे पर पहुंच जाती हैं, और जो किनारों के पास में दलदली क्षेत्र होता है वहां पर ये स्थापित हो जाती हैं, और इनसे एक नई जाति का निर्माण हो जाता है जो कि दलदली क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होती है, और एक पादप की नई जाति का निर्माण हो जाता है जो कि दलदली भूमि में स्थापित होती है, ठीक है। इस तरह से देखिए, पहले ऐसे प्लांट्स पाए जा रहे थे जो कि केवल जल के अंदर ही स्थापित थे, जल के अंदर ही अनुकूलित थे, उनसे धीरे धीरे निमग्न अवस्था बनी, फिर पल्लवी अवस्थाएं बनी। अब पल्लवी अवस्था से क्या है, दलदली भूमि में जो पादप पाए जा रहे हैं ऐसे पादपों का विकास हो गया, ठीक है। अब देखिए, दलदली भूमि से कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण, हवा के द्वारा या फिर अन्य प्राकृतिक कारकों के कारण उनके जो स्पोर्स होंगे, जो बीज होंगे, वो क्या है, स्थलीय मंडल की तरफ पलायन करते हैं, स्थलीय मंडल की तरफ पलायन कर जाते हैं, ठीक है। दलदली भूमि से जो पादप विकसित हुए हैं उनके पार्ट्स, उनके जो बीज होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो स्थलीय क्षेत्र पर, धरातल पर, ठीक है, स्थलीय क्षेत्र पर गिर जाते हैं, और वहां पर नई जाति का विकास हो जाता है पादपों की, ठीक है।
इस तरह से जो वनस्पतियां जल के अंदर पाई जा रही थी वो धीरे धीरे कहां पर पहुंच गई, स्थल पर। जल के अंदर पादपों से विकसित होकर स्थलों पर पाई जाने वाली जातियों का विकास हो गया, अनुक्रमण हो गया। ठीक है, इस तरह का जो अनुक्रमण है उसे हम जलीय अनुक्रमण, जल अनुक्रमण के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये अनुक्रमण स्टार्ट हुआ था जल के अंदर से, जलीय आवास के अंदर से, और पहुंचते पहुंचते ये दलदलीय क्षेत्रों से फिर स्थलीय क्षेत्रों पर पहुंच जाता है। ठीक है, और स्थलीय क्षेत्रों पर पहुंचकर फिर चरम वन अवस्था आ जाती है, अंत में चरम वन अवस्था। ठीक है, और बड़े बड़े वन जो फॉरेस्ट होते हैं उनका विकास हो जाता है, बड़े बड़े वृक्षों का विकास हो जाता है जो कि स्थल पर स्टेबल होते हैं जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा। ठीक है, इस तरह का अनुक्रमण जलीय अनुक्रमण के अंदर पढ़ा जाता है। दूसरा जो था मरु अनुक्रमण या जीरोसियर्स। ठीक है, मरु अनुक्रमण, मरु अनुक्रमण देखिए, मरु अनुक्रमण में क्या होगा, हमने बात करी है आवासीय क्षेत्र के आधार पर या जल की उपलब्धता के आधार पर। पहला पढ़ा जलीय अनुक्रमण, जलीय अनुक्रमण में क्या था, जलीय आवास था, जल की प्रचुर मात्रा थी यहाँ पर। अब बात करेंगे मरु अनुक्रमण की। इस अनुक्रमण की जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो होती है मरुस्थल से या शुष्क क्षेत्रों से, जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती, जल की कमी होती है। ठीक है, जो ड्रॉट रीजन्स होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, टेम्परेचर जहाँ का हाई होता है, जल के स्रोत नहीं पाए जाते, ऐसे क्षेत्रों पर जब अनुक्रमण स्टार्ट होता है और नई जाति का वहां पर विकास होता है, तो इस तरह के अनुक्रमण को हम मरु अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मरु अनुक्रमण में क्या है, इसको भी हम आगे दो भागों में बांटते हैं। शैल अनुक्रमण, फर्स्ट है शैल अनुक्रमण। सबसे पहला मरु अनुक्रमण, ये क्या है, शुष्क आवासीय क्षेत्रों से प्रारंभ होता है। ठीक है, शुष्क आवासीय क्षेत्रों से प्रारंभ होता है। शैल अनुक्रमण में अगर हम देखें, शैल अनुक्रमण में लिथोस्फीयर, तो इसमें जो अनुक्रमण होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, चट्टानों से। शैल नाम से समझ में आ रहा है, शैल यानी चट्टान, रॉक। और जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, सूखी हुई होती है, शुष्क होती है, किसी भी तरह का जल का स्रोत वहां पर नहीं होता। ठीक है, चट्टानों में जल नहीं पाया जाता, जल की कमी होती है, सूखे हुए होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र पर जब अनुक्रमण देखा जाता है तो उसे हम शैल अनुक्रमण कहते हैं, जो कि चट्टान से स्टार्ट होता है। जब चट्टान से कोई अनुक्रमण शुरू होता है तो उसे हम शैल अनुक्रमण कहते हैं। ये नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, कोई जो चट्टानें हैं, चट्टानों पर सबसे पहले परपणीय लाइकेन, जो लाइकेन होते हैं, परपटी लाइकेन, उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। परपटी लाइकेन, लाइकेन। ठीक है, जो लाइकेन होते हैं एल्गी और फंजाई दोनों के मिलने से बनते हैं। शैवाल और कवक दोनों के मिलने से सहज जीवन की अवस्था है लाइकेन, एल्गी और फंजाई की। ठीक है, परपटी यानी जैसे कोई चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक पट्टी के रूप में परपटी, ठीक है, फ्लैट रूप में, जैसे ये कोई चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर इस तरह से विकसित होती है, डेवलप होती है लाइकेन, पट्टी के समान परपट्टी, इसकी पतली सी परत लाइकेन की विकसित होती है। सबसे पहले चट्टानों के ऊपर जो जीवन की उत्पत्ति देखी जाती है, किसी भी तरह का जीव अगर उत्पन्न होगा चट्टानों के ऊपर, क्योंकि जो चट्टान है शुष्क है, जल की कमी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों पर सबसे पहले जो जीव होगा उत्पन्न वो क्या होगा,
परपटी लाइकेन टाइप का होगा। ठीक है, सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ चट्टानों के ऊपर वो परपटी लाइकेन टाइप का हुआ, जो कि पट्टी के समान होता है इस तरह से। इसके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों पाए जाते हैं, कवक और शैवाल दोनों। ठीक है, अब ये परपटी लाइकेन अपने जीवन को यापन कर सकता है, सक्षम होता है शुष्क क्षेत्रों के अंदर, इसके लिए अनुकूलन पाए जाते हैं, अनुकूलित होता है, एडेप्टेड होता है। इसीलिए केवल परपटी लाइकेन की उत्पत्ति देखी जाती है सबसे पहले सैल के अंदर, चट्टानों के अंदर। अब ये विकसित होते हुए लाखों करोड़ों कई समय पश्चात, समय के बाद ये क्या कर देते हैं, परपटी लाइकेन जो सैल है, चट्टान है, उसके ऊपर कुछ रासायनिक क्रिया करते हैं और वहाँ का जो वहाँ का वातावरण है उसको परिवर्तन कर देते हैं, सैलों को अपसरण करते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपसरणित करते हैं ये, और वहाँ पर एक मृदा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, मट्टी का ये निर्माण करने का काम करते हैं, और इसके कारण से वहाँ पर फिर एक मॉस अवस्था विकसित होती है। ठीक है, परपट्टी के बाद पर्णिल लाइकेन भी ले सकते हैं, पर्णिल लाइकेन के बाद में मॉस अवस्था। ठीक है, देखिए परपट्टी पापड़ के समान है, पट्टी के समान थी, किसी भी तरह की यहाँ पर पत्ती नहीं थी। इसके बाद में परपटी लाइकेन आई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखे गए। ठीक है, यहाँ पर पत्तियों का निर्माण हो गया लाइकेन्स के अंदर। फिर इसके बाद में मॉस बन गए। ठीक है, जो कि निम्न स्तर के वनस्पतियां होती हैं, मॉस का विकास हो गया। मॉस के बाद में शाक अवस्था, हर्ब्स आई, शाक अवस्थाओं का विकास हुआ, शाक। ठीक है, क्योंकि जो ये मॉस होते हैं या पर्णिल लाइकेन है, इनके जो जड़ पार्ट होते हैं, मृत भाग होते हैं, वो चट्टानों के ऊपर गिरते हैं और उनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो नग्न चट्टानें थी, ठीक है, जो चट्टानें थी, सैल थी, रॉक्स थी, उनके ऊपर एक मट्टी की स्तर का निर्माण हो जाता है, एक मृदा के स्तर का निर्माण हो जाता है, लेयर बन जाती है वहां पर मृदा की, और उस मृदा के अंदर जो शाक होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ये शाक थोड़े कम विकसित, इससे अधिक, मॉस से अधिक विकसित प्रकार की वनस्पति हैं, इनका विकास हो जाता है। ठीक है, और शाक अवस्था के बाद में वहां पर झाड़ अवस्था बनती है, शाक के बाद में झाड़ बन जाती है। ठीक है, कोई झाड़ बन जाती है, सर्ब, हर्ब, शर्ब, ये हर्ब होती है, शर्ब। ठीक है, शाक बन गए। अब इसके बाद में क्या होगा, झाड़ अवस्था के बाद में फिर वहां पर जो वन है, वन स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि जो है शाक और झाड़ है, इनके मृत भाग टूट टूट कर चट्टान के ऊपरी सतह पर गिरते रहते हैं, और इनके मृत भागों से एक कार्बनिक पदार्थों की एक स्तर का निर्माण हो जाता है, जो कि मृदा की तरह वहां पर उपलब्ध हो पाती है, और उसके अंदर पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। जो मृदा की ये स्तर, मृदा के स्तर का निर्माण हुआ है, इसके अंदर जो वन होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। और इस कारण इस तरह से जहां पर पहले क्या पाई जा रही थी, चट्टानें पाई जा रही थी, रोक पाए जा रहे थे, नग्न चट्टानें थी, उन पर अनुक्रमण के फलस्वरूप धीरे धीरे काफी लंबे समय के पश्चात क्या हो गया, वनों का निर्माण हो गया, वन बन गए, बड़े बड़े वृक्ष बन गए। ठीक है, इस तरह का जो अनुक्रमण होता है उसे सैल अनुक्रमण कहते हैं। दूसरा है इसमें सैल अनुक्रमण के अलावा अगर सेमोमियर, अगर कोई मनुष्य की बात करें जिसके अंदर केवल रेत ही रेत है, ठीक है, केवल रेत ही रेत है, तो वहां पर भी क्या है, इसी तरह का अनुक्रमण हमें देखने को मिलेगा। पहले ऐसे प्लांट्स वहां पर विकसित होंगे जो कि शुष्क परिस्थितियों के अंदर जीवित रहने के लिए अनुकूलित हों, जिनमें जल की कमी के पश्चात भी अपने आप को सर्वाइव कर पाए, ऐसी क्षमता हो, और फिर वो धीरे धीरे परिस्थितियों को परिवर्तन करेंगे वहां पर, और कुछ और अधिक विकसित पादपों का वहां पर विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह के अनुक्रमण को हम मरु अनुक्रमण के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर जल की कमी होती है, शुष्क आवासीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तीसरा जो था मध्य अनुक्रमण, मध्य अनुक्रमण या मीसोसियस
देखिए मीजोस्फीयर से मध्य अनुक्रमण में क्या होगा, ये मध्य अनुक्रमण पाया जाता है जल अनुक्रमण और मनु अनुक्रमण के मध्य में। जब अनुक्रमण को पढ़ा जाता है, देखा जाता है ऐसे आवासीय क्षेत्रों में जो कि किसके मध्य है, जल अनुक्रमण जलीय क्षेत्र के मध्य और मरुस्थलीय क्षेत्र के मध्य, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर ना तो जल की अधिकता है ना ही जल की कमी है, जहां पर जल मध्य मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे क्षेत्रों में जब अनुक्रमण को पढ़ा जाता है तो उसे मध्य अनुक्रमण या मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्लास में हमने पढ़ा है अनुक्रमणों के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जलीय अनुक्रमण, मरु अनुक्रमण और मध्य अनुक्रमण। ठीक है, टाइप ऑफ सक्सेशन। थैंक यू।